हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बैड बॉयज राइड और डाई मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी मियामी में शुरू होती है जब जासूस माइक लोरी और मार्कस बर्नेट एक कार्यक्रम के लिए सड़कों पर भाग रहे होते हैं। मार्कस पेट दर्द का बहाना बनाता है, माइक को 90 सेकंड का समय देता है कुछ जिंजर एल खरीदने के लिए। दुकान में मार्कस जिंजर एल, स्किटल्स और एक हॉट डॉग खरीदता है। एक बंदूकधारी अपराधी आता है उस दुकान को लूटने के इरादे से। माइक तब प्रवेश करता है और हॉट डॉग खाने के लिए मार्कस को फटकार लगाता है। बातचीत के दौरान मार्कस अपराधी का हाथ हिलाता है और माइक उसके पैर में गोली मार देता है। इसके बाद दोनों उस कार्यक्रम में जाते हैं जहां माइक अपनी फिजिकल थेरेपिस्ट क्रिस्टीन से शादी करने वाला होता है। उत्सव के बीच में मार्कस को घातक दिल का दौरा पड़ता है। उसे दौरे पड़ते हैं जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसके दोस्त और परिवार मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, मार्कस खुद को एक समुद्र तट पर देखता है जहां हावर्ड एक पेड़ के पास खड़ा है। वो मार्कस के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। कुछ हफ्तों बाद मार्कस अस्पताल में जागता है। छत से चिल्लाकर कहता है कि उसका एक नया जीवन है और वो अब मौत से नहीं डरता। वो माइक को लेकर अपने घर वापस आता है जहां क्रिस्टीन और तेरेसा अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मार्कस का स्वागत करती हैं। लेकिन मार्कस तेरेसा के सभी स्वस्थ खाद्य पदार्थों को हटा देता है और इसके बजाय शरीर शक्ति बढ़ाने वाली चीजों को देखकर चिढ़ जाता है। मियामी में कहीं जेम्स मैकग्रह नाम का एक पूर्व डीए अधिकारी एक कार्टेल बैंकर से मिलता है और उसे कैप्टन हॉवर्ड के नाम के एक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है। पैसा ट्रांसफर होने के बाद मैकग्रह अपने एक गुंडे को बैंकर के अंगरक्षक को गोली मारने और फिर बैंकर की प्रेमिका को पकड़ने का निर्देश देता है ताकि वो बैंकर को और फिर खुद को गोली मार सके। अगली सुबह माइक को पता चलता है कि कैप्टन हॉवर्ड को रिश्वत के लिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उन पर कार्टेल के साथ मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। माइक और मार्कस वरिष्ठ अधिकारियों का सामना करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं जो मानते हैं कि हॉवर्ड एक धोखेबाज था। फिर जूडी आती है और खुद को इस मामले में उलझाने की कोशिश करती है। वो माइक को ये भी बताती है कि अगर वो कभी उसके बेटे आर्मंड से मिलता है तो वो अपने पिता की हत्या के बदले उसे मार डालेगी। आर्मंड माइक की पहली पत्नी की संतान था। बाद में माइक और मार्कस जेल में आर्मंड से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हॉवर्ड कार्टेल के साथ मिली भगत में था। आर्मंड समझाता है कि वो पूरी तरह निर्दोष है, लेकिन उसके गिरोह के लोगों ने हॉवर्ड की हत्या की साजिश रची थी। वो उन्हें चेतावनी देता है क्योंकि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। आर्मंड को मैकग्रह नाम के व्यक्ति का नाम याद नहीं है, लेकिन उसका चेहरा याद है क्योंकि वो आर्मंड की मां के साथ काम करता था। वो उसे पहचान लेता है। इस बीच मैकग्रह और उसके गुंडे अपना काम जारी रखते हैं, लेकिन एक बार जब वे हॉवर्ड के खाते में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो वे एक फेलसेफ सक्रिय कर देते हैं जो हॉवर्ड के नंबर से माइक और मार्कस को एक वीडियो संदेश भेजता है। वो समझाता है कि वो जानता है कि उसके मरने पर वे इसे देखेंगे और वो जानता है कि 20 साल से अधिक पुराने किसी मामले के लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है। हॉवर्ड उन्हें कोक बोतल जॉइंट का पालन करने के लिए कहता है, जिसका अर्थ है उसका नाम फ्लेचर का एक पूर्व मुखबिर। माइक और मार्कस फिर फ्लेचर के क्लब में उससे बात करने जाते हैं। फ्लेचर जानता है कि वे कैप्टन हॉवर्ड के हैं, इसलिए वो उन्हें बताता है कि उसने कैप्टन की जानकारी एक सुंदर वस्तु में छिपा रखी है। वो उस वस्तु का नाम बताने ही वाला था, तभी मैकग्रा फ्लेचर के सिर में गोली मार देता है क्योंकि मार्कस ने पहले ही उसकी ओर बंदूक तान रखी थी। मैकग्रा तब भाग जाता है जबकि उसके गुंडे माइक और मार्कस का पीछा करते हैं। माइक और मार्कस क्लब छोड़ देते हैं और एक गैंगस्टर का पीछा करते हैं, लेकिन गोलीबारी के बीच माइक घबरा जाता है। रीटा और उसके अधिकारियों के आने से पहले सभी गैंगस्टर भाग जाते हैं। माइक मार्कस को ये बताने से रोकता है कि वे हॉवर्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आए थे। अधिकारी डॉन उन्हें बताता है कि क्लब के सीसीटीवी कैमरों में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि मैकग्रा के लोगों ने उन सभी को नष्ट कर दिया था। फिर एक महिला पुलिस अधिकारी कैली निगरानी तस्वीरें और फुटेज लाती हैं जिसमें एक क्यूआर कोड होता है जिसे कैली और डॉन उन्हें अनलॉक करने में मदद करते हैं। इसमें हॉवर्ड का एक और संदेश है। वो आगे समझाता है कि वो एक कार्टेल मामले पर काम कर रहा था और माइक और मार्कस को इससे दूर रखा था क्योंकि उसने पहली फिल्म के 2 अन्य जासूसों रुई और सैंचेज को इस मामले में लगाया था, लेकिन वे एक कार दुर्घटना में मारे गए। हॉवर्ड उन दोनों को चेतावनी देता है। वो खुलासा करता है कि कार्टेल के पुलिस और एफबीआई में कुछ कर्मचारी हैं
जेल में मैकग्रा द्वारा भेजे गए गुंडे आर्मंड पर हमला करते हैं, लेकिन आर्मंड उन सभी को मार देता है। माइक इसके बाद रीटा और वरिष्ठ अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से आर्मंड को मियामी ले जाने के लिए मना लेता है, उन्हें राजी होने के लिए मजबूर करता है। दुर्भाग्य से मैकग्रा और उसके गुंडों ने पहले ही हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया था। मैकग्रा पायलट को हमले के लिए माइक और मार्कस को फंसाने के लिए धमकी भरा संदेश भेजने के लिए मजबूर करता है। फिर वो पायलट का गला काट देता है। मैकग्रा माइक और मार्कस के साथ लड़ाई करने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है और हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए छोड़ देता है। फिर वे कुछ जीवित बचे लोगों के साथ लड़ते हैं। माइक और मार्कस खुले हैचबैक से आर्मंड को बचाते हैं। आर्मंड माइक और मार्कस के साथ हेलीकॉप्टर एक झील में क्रैश लैंड करता है। आर्मंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे रोकता है। मार्कस उन्हें शांत करता है और आर्मंड उनके साथ चला जाता है। वो जाने के लिए राजी हो जाता है। दुर्घटना स्थल पर अधिकारी हेलीकॉप्टर की निगरानी करते समय जूडी रीटा को पायलट का धमकी भरा संदेश सुनाती है, जहां माइक, मार्कस और आर्मंड सभी को हत्या का भगोड़ा घोषित किया जाता है। मैकग्रा मियामी के हर गैंगस्टर को एक संदेश भेजता है कि इन तीनों को मारने के लिए बड़े इनाम का वादा किया जाएगा। माइक और मार्कस इसके बाद आर्मंड के पीछे भागते रहते हैं, जंगल से भागने का तरीका सीखते हुए। रात होने पर मार्कस माइक को अपने बेटे के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी संपर्क करने में दिलचस्पी नहीं रखता। फिर वे एक ट्रेलर पार्क में पहुंचते हैं और कुछ रेडनेक्स से कपड़े चुराते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं और बंदूक की नोक पर गाना गाने के लिए मजबूर किए जाते हैं। इस बीच आर्मंड ट्रक को एक तार से जोड़ता है और इसे चालू करता है, जिससे तीनों भाग निकलते हैं। मियामी वापस आने के बाद उनका ट्रक खराब हो जाता है। माइक मियामी की एक बार डांसर ताबी के पास जाता है और उसे बंदूक, कपड़े और एक कार का इंतजाम करने के लिए कहता है। ताबी उनकी मदद करने का नाटक करती है, लेकिन वो इनाम से बचने की कोशिश करती है ताकि वो भाग सके। वे वहां अन्य गैंगस्टरों को बुला सकते हैं। जब गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं, तो मार्कस के निर्देश पर तीनों गैंगस्टरों के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। इस बीच अन्य गैंगस्टर आते हैं, जिनमें मैनी द बुचर भी शामिल है, जो माइक का हाथ हथौड़े से कुचलने का बदला लेना चाहता है। मार्कस, माइक और आर्मंड के साथ मिलकर एक वैन चलाकर मैनी को दूसरी कार से कुचल देता है, जिसके कारण मोलोटोव कॉकटेल से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तीनों भाग निकलते हैं और आगे आने वाले गैंगस्टरों पर गोलियां चलाते हैं। जूडी उनका पीछा करती है और आर्मंड को गोली मारने की कोशिश करती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद तीनों वैन से कूद जाते हैं, जिससे इंजन में आग लग जाती है और वो विस्फोट हो जाता है। माइक, मार्कस और आर्मंड डॉन के घर जाते हैं, जहां वे कैली को पाते हैं, जो खुलासा करती है कि कैली आर्मंड के साथ रिश्ते में है। हालांकि कैली आर्मंड की मदद करने में अनिच्छुक है, डॉन कैली को मना लेता है। इसके बाद वे माइक और मार्कस को आर्मंड को खोजने के लिए जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उनकी जांच करने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं। मैकग्रा की पहचान करने के लिए बहुत कोशिश करने के बाद वे निगरानी फुटेज में उसे खोजने में सक्षम होते हैं। इसके बाद डॉन मैकग्रा के इतिहास की खोज करता है, पता लगाता है कि उसे और उसकी टीम को कार्टेल द्वारा बंधक बनाकर प्रताड़ित करके मार दिया गया था, जिसमें वो अकेला जीवित बचा था। माइक तब रीटा को फोन करके मैकग्रा के बारे में बताता है। कुछ समय बाद माइक और मार्कस अपने दोनों घरों में डॉन के सुरक्षा कैमरों के माध्यम से देखते हैं कि मैकग्रा ने क्रिस्टीन और मार्कस के परिवार को छुड़ाने के लिए अपने गुंडों को भेजा है। माइक जब क्रिस्टीन से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो मार्कस भी रेगी से संपर्क करता है और उसे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देता है। रेगी थेरेसा, मेगन और लिटिल मार्कस को छिपा देता है, जबकि वो अपनी बंदूक पकड़ता है और अपनी क्षमता दिखाता है। वो अकेले ही 15 गुंडों को मार डालता है और मार्कस के परिवार को सुरक्षित रखता है। मार्कस उसकी क्षमता पर प्रसन्न होता है। इस बीच क्रिस्टीन कैली माइक से मिलने आती है, जो माइक और मार्कस की बेगुनाही साबित करने में मदद करना चाहती थी। माइक क्रिस्टीन को फोन पर बताता है कि गुंडे आने वाले हैं, लेकिन मैकग्रा और उसके गुंडे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। मैकग्रा तब माइक से बात करता है और उससे कहता है कि यदि वो आर्मंड और हावर्ड के सभी सबूत उसे दे देता है, तो वो क्रिस्टीन और कैली को सुरक्षित वापस कर देगा। आर्मंड बिना किसी हिचकिचाहट के मैकग्रा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माइक को हिचकिचाहट है, क्योंकि वो जानता है कि किसने मैकग्रा को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी दी है। माइक रीटा को इसके बारे में बताने के लिए फिर से फोन करता है और इस बार वो लॉकवुड के साथ है।
फिर वो लॉकवुड को बताता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ सबूत हैं, जिसे देखने के लिए लॉकवुड साथ जाने पर जोर देता है। जैसे ही वे लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, रीटा लॉकवुड का संदेश देखती है और जान जाती है कि वो मैग्रा के साथ काम कर रहा है। लॉकवुड रीटा को बताता है कि वो मैग्रा के साथ काम कर रहा है। रीटा को सच्चाई पता चलती है और लॉकवुड उसे बताता है कि वो मैग्रा के साथ काम कर रहा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कैली और डॉर्न आकर उसे नीचे उतार देते हैं। वे लॉकवुड से काफी देर बात करते हैं और उसकी आवाज को स्कैन करते हैं, जिससे माइक लॉकवुड के भेष में मैग्रा से मिलने के लिए कॉल करता है। माइक फिर मार्कस, आर्मंड, रीटा, कैली और डॉन को बताता है कि इस समय उनमें से 5 ही एकमात्र विश्वसनीय हैं। फिर वे गद्दारों से मिलने के लिए प्रसिद्ध मगरमच्छ पार्क में जाते हैं, जहां ड्यूक नाम के एक विशाल एल्बिनो मगरमच्छ का आवास बताया जाता है। मैग्रा को क्रिस्टीन और कैली को ले जाने के लिए एक विमान आता है। माइक मैग्रा को गोली मारने की कोशिश करते ही फिर से घबरा जाता है और डरता है कि वो क्रिस्टीन को मार सकता है। पानी में मौजूद मगरमच्छ आमंड के ठिकाने के पास आने लगता है। मैग्राह को एहसास होता है कि कोई पास में है। एक गुंडा उसे देख लेता है और आमंड उस पर गोली चला देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है, लेकिन मगरमच्छ उसे खा जाता है। माइक फिर मैग्राह और क्रिस्टीन के पीछे जाता है, जबकि लॉकवुड भाग जाता है और सभी मैग्राह के गुंडों के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। लॉकवुड तब एक विमान में चढ़ता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा विमान पर गोलियां चलाती है, जिससे पूरी इमारत ढह जाती है। लॉकवुड डॉन के हाथ में गोली मार देता है और फिर रीटा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा उसे पानी में ढकेल देती है, जो ड्यूक द क्रोकोडाइल का आवास है, और लॉकवुड ड्यूक का भोजन बन जाता है। इस बीच आमंड मैग्राह के कई गुंडों के चंगुल से कैली को बचाता है, उन्हें मार डालता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। मार्कस उस समुद्र तट पर पहुंचता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन मैग्राह उसे वहां पकड़ लेता है। माइक उनके पास आता है और मैग्राह उसे मार्कस और क्रिस्टीन के बीच एक को चुनने के लिए कहता है। माइक मैग्राह को उसकी जैकेट के पीछे से गोली मारता है, ताकि मैग्राह पर बेहतर निशाना लगा सके, जिससे मार्कस भाग निकलता है। माइक तब मैग्राह को गोली मारता है, अंततः उसके सिर में गोली मार देता है। जूडी आमंड के पास जाती है और उसे गोली मारने लगती है, लेकिन कैली हस्तक्षेप करती है और जूडी को बताती है कि उसने उसकी जान बचाई है, जिससे जूडी नरम पड़ जाती है और आमंड को जाने के लिए कहती है। माइक आमंड को भागने में मदद करता है। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचकर मैग्राह के बाकी गुंडों को गिरफ्तार करने के साथ ही खबर घोषित की जाती है कि कैप्टन हॉवर्ड को आधिकारिक तौर पर दोषमुक्त कर दिया गया है। माइक, मार्कस और उनका परिवार पिकनिक के लिए पार्क में इकट्ठा होते हैं। माइक और मार्कस ग्रिल पर कौन क्या पकाएगा इस पर बहस करने लगते हैं। रेगी अपना चिकन लेकर आता है और पूछता है कि क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। बैड बॉयज कुछ देर उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि रेगी ने अकेले ही मैग्रा के आदमियों को मारा था और मार्कस के परिवार को बचाया था। वे पीछे हटने के लिए सहमत हो जाते हैं और रेगी को ग्रिल का उपयोग करने देते हैं, जिससे रेगी थोड़ा मुस्कुराता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।